पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसे भिखारी से लेकर के अरबपति तक हर कोई पाना चाहता है। यह सिर्फ एक कागज का महज टुकड़ा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक लत। पैसा एक ऐसी भाषा है ना जिसे पीएचडी क्लर्क से लेकर के अनपढ़ विधायक तक हर कोई जाने। यह पैसा ही है जिसने जंगलों में रहने वाले लोगों को बादलों से भी ऊंची छूने वाली इमारतों से लेकर के हवा से भी तेज चलने वाली गाड़ियों में बिठाया है। पैसा कागज का एक टुकड़ा है जिसकी अपनी तो खुद वैल्यू कोई है नहीं, लेकिन फिर भी यह बाकी चीजों की वैल्यू करने में, वैल्यू डिफाइन करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल आता है कि भाई पैसे को इतनी पावर दी किसने, या फिर पैसा इतना पावरफुल बना कैसे। तो टाइम ट्रेवल करके थोड़ा पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले ना इंसान अपने लेन देन, अपने ट्रांजेक्शन्स के लिए ना बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करता है। अब ये क्या होता है, एक चीज दो एक चीज लो। कुछ खरीदना है तो कुछ देना पड़ेगा, यानी अगर किसी के पास चावल है और उसे चीनी चाहिए तो उसे ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिन्हें चीनी बेचना चाहता है और साथ साथ उन्हें चावल की जरूरत भी हो। अब हमारा हजारों साल पहले की बात करें तो वहां पर कोई इंटरनेट था नहीं, कोई ऐसा ये सिस्टम नहीं था जहां पर वो कोऑर्डिनेशन कर सके कि भाई मेरे पास आलू है, अगर आपको आलू चाहिए तो मुझसे आलू ले जाओ और मुझे चीनी की जरूरत है, आप मुझे चीनी दे जाओ। जिसको जो चीज चाहिए ऐसे लोगों को ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आती है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम को देखते हुए उस वक्त के कुछ लोगों ने सोचा कि भाई कमोडिटी की शुरुआत करते हैं। कमोडिटी किसे कहेंगे, कोई नोट कोई सिक्के तो थे नहीं, तो उन लोगों ने हर उस चीज को पैसा बना दिया जिससे जो सभी के लिए उपयोगी थी, जैसे कि मवेशी, जानवर, अनाज, तंबाकू, शराब। इन्हीं चीजों के माध्यम से ना लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। पहली तो ये कि पता कैसे लगाओगे कि आपके पास जो कुछ भी है उसकी सही कीमत क्या है, और दूसरा कि टाइम के साथ जो सामान हम खरीदते थे वो खराब हो जाते थे, जानवर मर जाते थे, अनाज सड़ जाता था। अब मनुष्य को किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो यूनिवर्सल हो और एक्सेप्टेड। फिर बाजार में आए सोने और चांदी के सिक्के, लेकिन इस दो पैर वाले जानवर यानी मानव को इससे भी दिक्कत। एक तो भारी सोना, इसे ले जाने में दिक्कत है और साथ साथ चोरी का भी डर। तो कुछ सुनारों और समझदार लोगों ने मिलकर सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि भाई आप अपना सारा सोना हमारे पास रख दो, हम इसे बिल्कुल सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। बदले में एक सुनार कागज का टुकड़ा देगा जिसमें लिखा होगा तुम्हारा इतना सोना मैंने मेरे पास रखा हुआ है, जिसे IOU कहा जाता था। आई लव यू नहीं, IOU, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। जिस कागज के टुकड़े को दिखा करके लोग अपनी जरूरत की चीजें एक दूसरे से खरीद सकते हैं, और जब कभी भी उन्हें उनके सोने की जरूरत थी तो वो उस कागज के टुकड़े को सुनार को दिखा करके अपना सोना वापस ले सकते। ये आइडिया भाई सभी को बहुत पसंद आया। अपना सोना सभी सुनार के पास रखने लगे। लेकिन फिर कुछ समय के बाद सुनारों को एहसास हुआ कि भाई इस सिस्टम को बनाने के बाद लगभग कोई भी व्यक्ति अपना सोना वापस लेने नहीं आया, और लोग अब रसीद के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि सभी को आश्वस्त थे कि रसीद है मतलब सोना भी होगा। अब ये बात समझ में आने पर सुनारों के मन में लालच आ गया। अब उनके हाथों से बनी हुई रसीदें पैसा बन गई, इसलिए उन्होंने फर्जी रसीदें बनानी शुरू कर। उनके पास सोना भी नहीं था, लेकिन फिर भी वे अधिक रसीदें बनाते गए। दिस इज हाउ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लीगल स्कैम स्टार्ट, जो अब तक जारी है। सोने को सुरक्षित रखने की वह दुकान दुनिया की पहली बैंक थी, और वह रसीद दुनिया की पहली मुद्रा, करेंसी या नोट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहेंगे कि हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं उसे दूसरों को कर्ज देता है, इस पर जो कुछ ब्याज लगा करके बैंक मुनाफा कमाता है। सिंपल है, सही। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक ऑपरेशन कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि सुबह आप बैंक में गए और 1000 रुपये आपने जमा किए, अपने 500 रुपए के 2 नोट जमा किए। उसके बाद बैंक क्या करेगा, नियम के मुताबिक 10% कैश रिजर्व रखेगा और बाकी के 900 रुपए को किसी और को उधार देगा। ठीक है, अगर बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति से सालाना 12% ब्याज वसूलता है और आपको सालाना 4% ब्याज देता है, तो बाकी 8% बैंक का मुनाफा हो गया। बोलो हाँ, ठीक है साहब। ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड ऑपरेट ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल। लेकिन बैंक ऐसे ही पैसे नहीं कमा देते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। और वो गेम यह है कि वह बैंक 1000 रुपए की जमा राशि से आसानी से 10,000 रुपए तक बना सकता है और उससे कारोबार भी कर सकता है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार, समझते हैं। मान लीजिए कि आप बैंक के पास जाते हैं और 1000 रुपए जमा करते हैं। बैंक नियम के मुताबिक 10% कैश रिजर्व रखेगा और बाकी का 90% यानी 900 रुपए किसी को लोन दे देगा। ध्यान यहाँ दीजिएगा कि अगर आप पैसे जमा करने के बाद अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपको वही 1000 रुपए दिखाएगा, और वहीं जिस व्यक्ति ने लोन के लिए आवेदन किया और बैंक ने उसे लोन दे दिया, अगर वह भी अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसे भी 900 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के हाथों में 1000 रुपए और 900 रुपए की परचेसिंग पावर आ गई, जबकि हकीकत में बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए कैश है। यानी उस बैंक ने सिर्फ अपने कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रुपए की करेंसी बना दी, जो निश्चित रूप से वर्चुअल है, क्योंकि इसे वापस करने के लिए कोई कैश उपलब्ध ही नहीं।
और ये खेल यहाँ खत्म नहीं होता, ये बहुत आगे तक जाता है। जैसे कि वो शख्स जिसने 900 रुपए के लोन के लिए आवेदन किया था, उन्होंने यूं ही तो लोन के लिए आवेदन नहीं किया होगा, उसे कुछ खरीदने के लिए जरूरत होगी 900 रुपए की, और जब वहाँ उस पैसे को खर्च करेगा और पैसा उसके खाते से दूसरे के खाते में ट्रांसफर होगा, वो बैंक फिर उस 900 रुपए के 10% रिजर्व रखेगा और बैलेंस 810 रुपए फिर किसी और को उधार देगा। ऐसा करते करते बैंक केवल 1000 रुपए की नकद से 10,000 रुपए तक वर्चुअल करेंसी में तब्दील कर सकता है और व्यापार भी कर सकता है। आपको लगता होगा कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, जिसे आप तब चाहें तब निकाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आप 20 से 30% लोग ही एक साथ निकालने पहुंच जाए बैंक में अपना पैसा, तो बैंक आपको आपका पैसा नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा है ही नहीं। फ्रिक्शनल रिजर्व सिस्टम के कारण वह केवल संभावनाओं पर काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप दुनिया के सभी बैंक खातों को बैंक बैलेंस जोड़ें और यहाँ 100 रुपए हैं, तो रियल कैश पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 10 रुपए अवेलेबल है। बाकी का 90% से अधिक भाग केवल वर्चुअल नंबर्स है, जिसे सिर्फ आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। देखो दोस्तों, पैसे के इस मायाजाल को ना जानबूझ करके बहुत जटिल बनाया गया है, ताकि आम आदमी इसको समझ ही ना सके, उसके ऊपर से चले आए, सिस्टम में फंसा रहा है। लोग सोचते हैं कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों। करेंसी एक्सचेंज करने का एक माध्यम है, जबकि मनी स्वयं एक बहुत वैल्यूएबल असेट है। अगर मोदी जी अगली सुबह आकर के ये बोल दे कि आपके घर में रखे हुए 500 और 2000 रुपए के नोट कल रात 8 बजे से बंद और रातों रात कागज हो जाएंगे आपके पैसे, क्योंकि ये करेंसी है। लेकिन आपके घर में रखे हुए सोने के सिक्के वैसे ही कीमती रहेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी सरकार, कोई भी शख्स आकर के कुछ भी बोले। तो देखो दोस्त, बहुत सारे प्रभावशाली लोग आपसे जो कुछ भी कहते हो कि गोल्ड बॉन्ड खरीदो, डिजिटल गोल्ड खरीदो, यह करो, वो करो, इसमें टैक्स लगेगा, उसमें टैक्स लगेगा। मैं कहूंगा कि असली सोना भी खरीदो, असली असेट्स भी खरीदो, क्योंकि जिंदगी के कुछ फैसले टैक्स के आधार पर नहीं लिए जाते। आप कहाँ राजा रजाड़ों की फैमिली से बिलोंग करते हो यार? आपके पास कहाँ 500 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है जो 2% 4% टैक्स की चिंता करने में पड़े हो? कोरोना महामारी के समय में असली सामान जो आपके घर में था वही काम आया ना। आप किसी को अपना गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट दिखा करके पूरे साल का राशन नहीं ला सकते, लेकिन घर में थोड़ी सी मात्रा में सोना पड़ा है तो पूरे साल का गुजारा हो सकता है। इसलिए हमारे पुरखे रीति रिवाज बना करके गए कि हम शादी समारोह इवेंट्स के जरिए सही, लेकिन रियल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए मनी गेम को समझते रहिए, सही जगह पर इन्वेस्ट करते रहिए और हमारे बैक द कंफर्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा एक मिशन है, हम एक ऐसी आर्मी तैयार करना चाहते हैं जिससे माइंड के बारे में, जैसे मनी के बारे में, जैसे मसल्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो और जो इस देश को सुपर पावर बनाने में हमारी मदद कर सके। इसलिए चैनल ब्रेक द कंफर्ट को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बड़े इत्मीनान के साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, आपका मोहित पाटीदार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।